अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और शामी साहब से आज हमने जो गुफ्तगू करनी है उसके कंटेंट पे जरा नजर डाल लेते हैं पहले अपने रन डाउन में। इलेक्शन कमीशन ने रहमान मलिक के खिलाफ केस रजिस्टर कराने का हुक्म दिया है। रहमान मलिक के अलावा दीगर 11 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत रखने पर रहमान मलिक समेत दीगर 11 कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान को नाअहल करार दिया था। विफाकी वजीर बराए पानी और बिजली अहमद मुख्तार के भाई चौधरी अहमद सईद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। चौधरी अहमद सईद आज मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। हुकूमत और अवामी नेशनल पार्टी ने वफाकी वजीर गुलाम अहमद बलोर के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। गुलाम अहमद बलोर ने बयान दिया था कि गुस्ताखाना फिल्म के फिल्मसाज को कत्ल करने वाले को $1 लाख दिए जाएंगे। सबको तो मैं दावत देता हूँ कि वो ये काम करें, मैं $1 लाख दूंगा जैसे मैं, और अगर कोई दूसरा करेगा उसके लिए भी $1 लाख। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद शामी साहब। रहमान मलिक साहब एक बार फिर मुसीबत में नहीं, मगर उनको मोहलत मिल गई है क्योंकि 11 अरकान जो हैं जी उनके बारे में तो वाजे हो गया कि वो उनके पास डुअल नेशनलिटी थी और उन्होंने उसको छुपाया और वो नाअहल हो गए झूठ बोलने की पादाश में, हकायक को छुपाने की पादाश में। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है ना, जो ये जो हमारे इलेक्शन के कवायद व ज़वाबित जिसमें लिखे हुए हैं उसके मुताबिक अगर आप डिक्लेरेशन गलत देंगे तो आप नाअहल हो सकते हैं और फिर आपके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अच्छा। जिसमें 3 साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा दी जा सकती है। जो 1976 का कानून बना हुआ है उस वक्त 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, अब तो 50 लाख करना चाहिए शायद इसको। और फिर मलिक साहब तो बड़े आदमी तो नहीं, मलिक साहब जो हैं उन्होंने जो पुरानी अपनी रुकनियत थी वो खत्म कर दी थी, उससे इस्तीफा दे दिया था जिसकी बुनियाद पे ये केस था। हाँ जी ठीक है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बरतानिया की शहरियत जो थी उससे भी दस्तकशी इख्तियार की। ठीक है। और फिर नया इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल। तो अब वो पुराने इलेक्शन वाले तो नाअहल करार पा गए। मलिक साहब का जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट को भेज दिया है। वो 30 दिन के अंदर फैसला करेंगे और अगर फैसला नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है अपना इख्तियार बरूए कार लाएगा। ठीक है। तो इसलिए रहमान मलिक साहब जो है उन पर अभी कुछ रहमान का साया मालूम होता है कि उनको मोहलत मिल गई है क्योंकि उनकी सेनेटरशिप एक पुरानी सेनेटरशिप के हवाले से क्या है, मुकदमा तो पुरानी सेनेटरशिप का है ना। ठीक है। मगर उसके बाद जब दूसरे सेनेटर बने हैं ना वो जी, तो उस वक्त तो वो मेंबर नहीं, वो रुकन नहीं थे ना, सॉरी आप शहरी नहीं थे ना। बिल्कुल ठीक है। बरतानिया के हाँ। वो तो खत्म कर चुके थे शहरियत, तो उस वक्त तो डिक्लेरेशन उन्होंने गलत नहीं दिया। अब सवाल यह है कि पहले डिक्लेरेशन का क्या असर मुरतब होगा उनके दूसरे रुकन बनने पर। ठीक। अगर तो 5 साल के लिए नाअहलियत होती है तो फिर तो वो भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे दूसरे लोग। ठीक है। और शामी साहब जो एक कुछ लोग अब कह रहे हैं कि जी वसीम कादर साहब का नाम आ रहा है, वो कह रहे हैं जी मैं तो कभी शहरियत ली ही नहीं किसी दूसरे मुल्क की। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा हो रहा था उनको उस वक्त वहां जाना चाहिए था और अब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त अगर लेके गए हैं। देखिए अब तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि तमाम अरकान नए सिरे से डिक्लेरेशन दाखिल करें अपनी शहरियत का, खा उनके खिलाफ कोई शिकायत है या नहीं है। वो बताएं कि उनके पास कौन सी शहरियत है, दूसरे मुल्क की शहरियत तो नहीं है। ठीक है। देखिए दस्तूर में यह लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क का शहरी होगा या बनेगा, खास डुअल नेशनलिटी की इजाजत हो, दस्तूर के तहत वो पाकिस्तान की किसी असेंबली का रुकन नहीं रह सकता। वो रहमान मलिक साहब ने कहा था मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अदालत मांगेगी दे दूंगा। हाँ, तो अब वो अदालत बुलाएगी कि भाई उन लोगों के बारे में भी बता दे। इलेक्शन कमीशन तो ये कहता है कि हमने उनको चिट्ठियां लिखी हैं सेनेट के और कौमी असेंबली के सेक्रेटरीज को, जवाब नहीं आया वहां से। तो अब जरा इलेक्शन कमीशन बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे हरकत करेगा पूरी ताकत के साथ। और ये भी आप देखिए ये जो फैसला है ना, ये भी मुत्तफिका हुआ है। 5 अरकान जो है ना
चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत उन्होंने इत्तेफाक राय से यह फैसला किया है। अच्छा शामी साहब, ये फैसला रहमान मलिक साहब का फैसला या 11 अरकान का फैसला यूसुफ रजा गिलानी के फैसले से किस तरह मुख्तलिफ है? इन्हें वहीं पे क्यों नहीं कहा गया कि पैकअप? देखिए, बड़ी सीधी बात है, इन्होंने डिक्लेरेशन गलत दाखिल किया। ठीक है, इनके पास दोहरी शहरियत थी और इन्होंने अपने जो इलेक्शन नामजदगी के कागजात दाखिल किए इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें कहा कि नहीं हम सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं। तो अगर वो दोहरी शहरियत डिक्लेयर करते या दूसरे मुल्क का शहरी होने का इकरार करते तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने गलत बयानी की है। अब तो सुप्रीम कोर्ट उनसे तनख्वाहें भी वापस मांग रही है और उनके खिलाफ 5 साल की नाअहली भी कर रही है और उनको सेशन कोर्ट में उन पर कार्रवाई जो है वो भी हो रही है, उनको सजा भी हो सकती है। तो ये जो दोहरी डिग्री वाले थे ना, सॉरी जाली डिग्री वाले, जाली डिग्री वालों के पर भी यही काम होना चाहिए था, बल्कि अब भी होना चाहिए। जिन्होंने झूठ बोला है, गलत डिक्लेरेशन दिए हैं, उनसे कोई रू रायत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत हो चुका। हम बहुत यानी मुतालबे करते रहते हैं और बड़े वास देते रहते हैं कि जनाब ये पॉलिटिक्स तो साफ होना चाहिए, पॉलिटिशियंस का एहतसाब होना चाहिए। तो ये बड़ी बुनियादी बात है। जो बड़ी बुनियादी हक़ाइक़ के बारे में जो अरकान असेंबली झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, वो इस काबिल नहीं है कि असेंबली के ऐवान में बैठे। उन पर यही कार्रवाई होनी चाहिए। शामी साहब, एक बात यह भी हो रही है कि इसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, चूंकि रहमान मलिक साहब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं और हुकूमत का उनके अंदर बड़ा अहम किरदार है, हुकूमत के अंदर उनका किरदार, तो इस वजह से हुकूमत को मुश्किलात में डालने के लिए भी उनके खिलाफ एक तर्ज है। मुश्किलात में डलेगी या निकलेगी, ये तो दो राय हो सकती है। देखिए, मैं रहमान मलिक साहब बड़े एफिशिएंट आदमी और मुझे एक बार जो गवर्नर सराद थे अवैस गनी साहब, उन्होंने कहा भाई वफाकी हुकूमत का हमें पता ही चलता है रहमान मलिक साहब से, क्योंकि लोगों को इधर उधर फोन करते रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता, यहां फोन करते हैं फौरन जवाब आता है। बड़े एफिशिएंट आदमी थे, है बल्कि। और देखिए, FIA के एक अहलकार मामूली थे, वहां से तरक्की की, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हुए बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में। तो कुछ सलाहियत तो आदमी में होती है तो आगे बढ़ता है ना। अगर देखिए, बेनजीर भुट्टो साहबा की कुर्बत में बैठे और उनके फैज उठाया और कोई जज्ब कर लिया उस फैज को फिर जब यहां से नवाज शरीफ साहब आए तो ये यहां से फिर चले गए, उन्होंने डिसमिस कर दिया इनको नौकरी से और ये वहां फरार होने में कामयाब हो गए या जान बचाने में कामयाब हो गए। वहां बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ इन्होंने बिजनेस भी किया और सियासत के दान के तौर पर भी एतमाद हासिल किया और ये करोड़पति अरबपति हो गए माशाअल्लाह। बहुत बड़ा बिजनेस है इनका वहां। ठीक है। तो इन्होंने वहां भी अपने खूब फरोग पाया। अब जब बेनजीर भुट्टो आई, वापस ले आई और वापस लाई, वो इनके बड़े मोतमिद थे। अब जरदारी साहब ने भी उन्हें अपनी बेगम की निशानी समझ के संभाला हुआ है। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी रहमान मलिक साहब की और शामी साहब बता रहे थे कि बड़े एफिशिएंट आदमी है। शामी साहब, इनकी एफिशिएंसी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत वाले दिन भी नजर आई थी, जब वो शहीद हो गई थी और ये गायब हो गए थे। नहीं, ये उनके सिक्योरिटी एडवाइजर जी। तो देखिए, अब ये सवाल तो आपका ऐसा है जी कि अगर मैं इसका जवाब दूं तो वो कहेंगे यार ये मेरे ऊपर इसने भी तीर चला दिया। अब इतना परेशान आदमी, उसको मजीद परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक। लेकिन ये बात अपनी जगह है। देखिए, जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनकी जिम्मेदारी थी कि सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेना, उस पर नजर रखना। वहां तो कोताही तो हुई है, बिल्कुल हुई है। तो अब और वगरना देखिए, सिर्फ बेनजीर भुट्टो अगर सर ना निकालती ना वहां उसके अंदर से गाड़ी के जी, तो ये हादसा जो है रोका जा सकता था। तो ये तो एक, लेकिन बहरहाल बात यह है कि रहमान मलिक साहब जरदारी साहब के मोतमिद हैं, जिस तरह के बेनजीर भुट्टो साहबा के मोतमिद थे। और उन्होंने तो देखिए 2 दफा तो उनको सेनेटर बनवा चुके हैं। बिल्कुल। अब उससे पहले वो एडवाइजर थे। अब वो अगर सेनेटर ना बनते और एडवाइजर ही रहते तो ये उनको दिन ना देखना पड़ता। अच्छा, वो जो उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, अपनी मुंतखब हैसियत बहाल की, उसी से जैसा हंगामा बरपा हुआ ना,
वगरना दोहरी शहरियत का मामला ढके का ढका रहता। शाम साहब, एक और आज की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट कही जा रही है कि अहमद सईद साहब, अहमद मुख्तार साहब के भाई साहब का PMLN में चले जाना, इज इट अ चैलेंज, इज इट रियल चैलेंज फॉर PPP? नहीं, ये देखिए, अहमद सईद साहब जो है ना और अहमद मुख्तार साहब, इनके दरमियान कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, ठीक है ना, खिंचाव है, फासला है। और ये तीन भाई हैं, एक अहमद जावेद साहब है, और ये जो सर्विस इंडस्ट्रीज है इससे अहमद मुख्तार साहब का कारोबार अलग हो चुका है। उनका कारोबार अलग है, इनका कारोबार अलग है, दो भाइयों का। ठीक है। और ये बड़ी सर्विस इंडस्ट्री हमारे यहाँ एक बड़ी अहमियत है कि 12 अरब रुपए के करीब इनका रेवेन्यू होता है सालाना, और पूरी दुनिया में इसका नाम है। और ये जूतों की एक्सपोर्ट में, और टायर और ट्यूब, ये जो ना साइकिलों के, मोटरसाइकिलों के, वो बनाते हैं। तो एक बैनुल अक़वामी साख है इनकी। और अहमद सईद साहब और अहमद जावेद साहब जो हैं, उनके बच्चे और वो खुद अब इसको चलाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री को। ठीक है। और ये इसकी भी एक बड़ी कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है, चौधरी मोहम्मद हुसैन की, चौधरी नजर मोहम्मद की, जिन्होंने ये पाकिस्तान बनने से पहले इसकी बुनियाद रखी थी। लेकिन वो फिर अलग बात। देखिए, ये जो अहमद सईद साहब है ना, ये पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। अहमद मुख्तार साहब उस वक्त सियासत में नहीं आए थे। अच्छा, ये सीनियर हैं? ये सीनियर है। ठीक है। ये 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इनको ज़रई तरक्याती बैंक का सरबरा बना दिया। ठीक है। जब ये सरबरा बन गए तो वो सरकारी बैंक है। तो अब 1990 में इलेक्शन आ गया। जब इलेक्शन आया तो ये इनको टिकट नहीं मिल सकती थी, कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि वो सरकारी मुलाजमत हो गई एक तरह से इनकी। तो 2 साल का गैप चाहिए था। तो अहमद मुख्तार साहब कहीं बैरून मुल्क गए हुए थे। अब इनकी फैमिली ने सोचा कि चलिए अहमद सईद साहब नहीं लड़ सकते तो अहमद मुख्तार साहब लड़े। उनको बुलाया गया और इलेक्शन में खड़ा किया गया। 90 में पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया गुजरात से। मेरे ख्याल चौधरी शुजात हुसैन से मुकाबला हुआ इनका। ये अहमद मुख्तार साहब ने अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन इस तरह लड़ा। अच्छा। और हार गए उसमें। दुरुस्त। 1990 में जीत गए, बल्कि मेरा ख्याल 1990 में हारे, मेरा ख्याल 1993 में जीते हैं। ठीक तो है। बहरहाल फिर वो 2 इलेक्शन उन्होंने आज तक हारे हैं, शुजात हुसैन साहब से, और 2 जीते। और इनके आर्किटेक्ट जो थे वो अहमद सईद साहब थे? अहमद नहीं, आर्किटेक्ट तो मैं नहीं कहता, लेकिन अच्छा। वो पीपल्स पार्टी में वो आए थे, सियासत में वो थे। अहमद मुख्तार साहब तो फिर जबरी तौर पर सियासत में आए, वो सियासत के आदमी नहीं थे। फिर आए, रुकन मुंतखब हुए, फिर वजीर बने, और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। मुशर्रफ साहब के दौर में उनको जेल में डाल दिया गया। हाँ। तो अहमद सईद साहब जो हैं, ये परवेज मुशर्रफ साहब के क्लास फेलो थे FC कॉलेज में। जो आपके वो तारिक साहब है, तारिक अजीज, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जी परवेज मुशर्रफ के, वो भी क्लास फेलो थे इनके। अच्छा। तो अब मुशर्रफ साहब से दोस्ती थी, और उस दोस्ती की बुनियाद पे इनको जनाब PIA की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप ऑफर हुई। तो अहमद सईद साहब बड़े ज़्यादा गुस्से के आदमी हैं, गुस्से वाले और दबंग से आदमी हैं, और लेकिन दयानतदार के तौर पर उनकी शोहरत है। ठीक है। वो PIA में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी किए, जैसे बोइंग तैयारे खरीद लिए, एयरबस ना खरीदी, उनमें फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। कई फैसले ऐसे हुए जो रास नहीं आए PIA। वैसे मुशर्रफ का क्लास फेलो होना उनके रास्ते में माने नहीं आया PMLN में जाने के लिए? हजूर वाला, ये तो अब तो नवाज शरीफ साहब के दरवाजे चौपट खुले हैं। अच्छा। जो आए तो आए, अब तो बाहें उनकी खुल गई हैं। बहरहाल, अब ये जो अहमद सईद साहब हैं, जब ये जनाब PIA में आ गए, पहले MD बन गए, फिर चेयरमैन और MD दोनों बने। अच्छा। और अहमद मुख्तार साहब उस वक्त जेल में थे। शामी साहब, यहां पे स्टोरी रोकते हैं, एक ले लेते हैं ब्रेक, और फिर ये गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, आप बता रहे थे कि अहमद सईद साहब PIA के MD भी थे और चेयरमैन भी थे, और अहमद मुख्तार साहब जेल में थे। तो ये उनको मिलने गए जेल में।
अच्छा, तो अहमद मुख्तार साहब ने इनकार कर दिया मुलाकात से। अच्छा, तो इनके दरमियान फासले पैदा हो गए, उन्होंने जेल काटी और इन्होंने पीआईए को अपना कैदी बनाए रखा। ठीक है। अब देखें, ये जो अहमद सईद साहब हैं, इनको अभी डॉक्टरेट की डिग्री दी है एफसी कॉलेज वालों ने, क्योंकि वहां के ये ओल्ड बॉय है ना। ठीक ठीक। और वहां की जो एलुमनाई एसोसिएशन है उसके चेयरमैन भी हैं शायद, और 1.5 करोड़ रुपए का हथिया दिया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इनका बना है। तो ये इन्होंने इनको 2 महीने पहले मेरा कल डिग्री मिली है, तो अब वो डॉक्टर हो गए। अच्छा, अब उन्होंने अपना ही इलाज कर लिया। ठीक है। अब देखिए, मैं आप सर्च करूं, मुस्लिम लीग नून से इनके बड़े ही करीबी ताल्लुकात हैं। वो कैसे? इनकी जो है ना बेटी, जी जी, वो जनाब रमदे साहब के घर है। खलील रमदे साहब की के, हाँ, उनके वो समधी हैं इनके। अच्छा, मुस्तफ़ा रमदे की बेगम जो है, ठीक है, मुस्तफ़ा रमदे मुस्लिम लीग के कानूनी मुशीर हैं। ठीक 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 ठीक। एक बात, बिल्कुल। एक इनका बेटा जो है ना, आरिफ सईद, वो टेप्टा का चेयरमैन है। अच्छा अच्छा। जैसे अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें वहां मुकर्रर किया। और टेप्टा के चेयरमैन पहले खालिद महमूद साहब थे, जो क्रिकेट बोर्ड के साबक कंट्रोलर हैं, सॉरी वो प्रेसिडेंट थे क्रिकेट बोर्ड के, और अब मोहतसिब है सूबाई। उनकी जगह आरिफ सईद साहब, टेप्टा जो है पंजाब हुकूमत का अदारा है फनी तालीम का, उसके वो सरबराह है। और वो दामाद हैं सईद मेहदी साहब के। अच्छा, वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब के। और इस वक्त एडवाइजर हैं जनाब शहबाज शरीफ के। अच्छा, तो अच्छा। मुस्लिम लीग नून जो है चारों तरफ उनके हैं। अच्छा, उनके देखिए, उनके रिश्ते नाते हैं उनसे। अब उसूलन सवाल ये बनता है कि वो इतना अरसा पीपल्स पार्टी में क्यों रहे? अब हुआ ये जी कि अहमद मुख्तार साहब जो हैं और चौधरी शुजात हुसैन, ये सूरत पैदा हो रही है कि वो एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन न लड़े, ठीक है, और एडजस्टमेंट हो जाए। जो फार्मूला बना है उनका कि जो सीट जिसने जीती हुई है उसको मिलेगी, ठीक है, अगर उस फार्मूले पे अमल हो तो फिर अहमद मुख्तार साहब की निशस्त है, उस पर चौधरी शुजात हुसैन साहब आदमी खड़ा नहीं करेंगे, या खुद खड़े होंगे। देखे अब उनके दरमियान तो एक एडजस्टमेंट हो रही है, और उन्होंने उनको वजीर आजम भी नहीं बनने दिया। इतना भी गुस्सा उतर गया काफी। हाँ, चौधरी शुजात हुसैन अगर दरमियान में रुकावट न डालते तो अहमद मुख्तार साहब राजा परवेज अशरफ साहब की जगह वजीर आजम होते, और उससे पहले भी वो वजीर आजम के उम्मीदवार थे, यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में, और मखदूम अमीन फ़हीम के मुकाबले में। ठीक। तो अहमद मुख्तार जो हैं, उन्होंने अपने भाई की जो शमूलियत है मुस्लिम लीग नून की, उस पर यह तबसरा की हुई है कि मैं इसी पार्टी में मरूंगा, यानी ताहयात इसी में रहूंगा, पीपल्स पार्टी। ठीक है, इसको नहीं छोड़ूंगा। तो गुजरात की सियासत में कोई उतार चढ़ाव? गुजरात की सियासत में अब ये इम्कान हो सकता है कि अहमद मुख्तार के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून अहमद सईद को ले आए। ठीक है। और देखिए, भाइयों में लड़ाइयां भी होती रही हैं और सुलह भी होती रही। आपको तो याद है सरदार बहादुर खान जो थे वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, अयूब खान के भाई जी, और अयूब खान जो थे वो जनाब सदर पाकिस्तान थे। बिल्कुल। तो ये अब तो मगर इस बात को जो लोग ये कहते हैं ना कि इनमें ये जो फैमिली है सर्विस इंडस्ट्रीज वालों की, ये इन्होंने कोई चाल खेली है। ब्रेकअप होने का ये ब्रेकअप हुआ है, उसका ऐलान हो गया। ब्रेकअप तो पहले ही हुआ है। अच्छा, वो पहले से मौजूद। कारोबार इनके अलग है। अहमद मुख्तार साहब अपना कारोबार अलग कर रहे हैं, वो उनके दरमियान तकसीम हो चुकी है, ये अपना कारोबार अलग कर रहे हैं। तो और अब उन्होंने जो भी उनके जज्बात थे या एहसासात थे वो खुल के सामने आ गए। तो गोया अहमद मुख्तार को कोई बड़ा धचका नहीं है इनका दूर जाना। अहमद मुख्तार के लिए कोई धचका नहीं है। उनकी फैमिली जो है उसके लिए एक सूरत हाल जरूर नाजुक होगी कि दो भाई दो मुख्तलिफ कैंपों में चले गए, लेकिन ये सियासत है, यहाँ हर चीज होती है। शाम साहब, गुलाम अहमद बिलोर साहब भी आजकल बेचारे मुसीबत में आ गए हैं। बयान दे बैठे थे, उन्होंने कहा कि $1 लाख दूंगा उसको जो मार देगा, और अलकायदा की भी मदद मांग ली, तालिबान की भी मदद मांग ली। पता नहीं है कि उन्होंने तालिबान और अलकायदा की मदद क्यों मांगी है।
देखिए तालिबान और अलकायदा तो वहां उनको अमेरिका जाके कुछ करना पड़ेगा ना तो पहले तो उनको वीजे लेके दे या वीजे के बगैर जाए। देखिए उन्होंने एक जज्बाती कैफियत में ये बात की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी जो है उसका मामला ऐसा है कि हम सब जज्बाती हो जाते हैं। ठीक है, आपको याद है कि जो गाजी इल्म दीन है जी, जो इसने जयपाल था एक हिंदू पब्लिशर जिसने गुस्ताखाना किताब छापी थी, उसको कत्ल किया था। ठीक है, और कत्ल क्यों किया था कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जो अमीर शरीयत थे जलसे से खिताब कर रहे थे, उन्होंने इतनी जज्बाती तकरीर की और जो लोग मुझे बताते हैं उन्होंने तकरीर करते कहा वो देखिए वो अम्मा आयशा आई हैं, अच्छा, वो सवाल कर रही हैं, अल्लाह अकबर, उनकी इज्जत का सवाल है, कोई है जो इसको जहन्नुम रसीद करे जाके। अच्छा, यानी इस तरह गुफ्तगू की उन्होंने और वो इल्म दीन जो था वहां से उठा और जाके उसने हमला कर दिया। और जब उसका जनाजा उठा तो फिर जनाब अल्लामा इकबाल भी उसमें शरीक थे और उनका मशहूर फिक्रा है वो तरखाना दा मुंडा साढ़े तो बाजी ले गया। ये यानी ये जो उनके तरखान थे ना वो ये बढ़ई थे, लकड़ी का काम करते थे। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये बढ़ई जो है हमसे बाजी ले गया इश्क रसूल में, इस तरह ट्रिब्यूट पेश किया उनको। ठीक तो है, ये जो गुलाम अहमद बलोर साहब ने जो बात की है, मुझे उनके जज्बे पर की सदाकत पर कोई एतराज नहीं है। वो भी मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, उनके जज्बात भी ऐसे हो गए, लेकिन उनको समझना चाहिए वो एक वजीर भी हैं, उनकी एक सरकारी हैसियत भी है, तो जरा एक संभल के बात करनी चाहिए। उनकी पार्टी भी उनका साथ छोड़ गई, इंटरनेशनली बड़ी मुसीबत बनी गई। देखिए कोई मुसीबत नहीं बनी, देखिए मुसीबत क्या बननी है, वो सलमान रुश्दी जो है उसके खिलाफ इमाम खोमेनी ने फतवा दिया था, बिल्कुल दिया था, उसके बावजूद दंदना के फिर रहा है। बल्कि अभी तो उसने बयान दिया कि अगर मुझे सजा मिल जाती तो ये तौहीन ना होती, ये उसने कहा है। गोया अब उसको जनाब वो उसको नाइटहुड मिल रही है, खिताब मिला मलका की तरफ से और जनाब लाखों डॉलरों में खेल रहा है जी। तो अब और जिंदा है अभी तक। और उन लोगों को इतना ख्याल है हमारे जज्बात का, अब आप ये अंदाजा लगा लें ये आजादी अजहार के नाम पर क्या क्या तमाचे क्या होते हैं। तो फिर तो गुलाम अहमद बलोर ने ठीक ही कहा है। नहीं तो गुलाम अहमद बलोर ने अपने जज्बात की बात की है। देखिए मुसलमान मुआशरों में ये जो गुस्ताखे रसूल है ना, उसके लिए जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। शाम साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। 042362968114 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और ईमेल्स भी खुले, उन पर भी आपके सवालात के मुंतज़िर है। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब अभी आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, अभी हम जो बात कर रहे थे इश्क रसूल के हवाले से, बहुत से लोगों ने एक सवाल, दो सवाल है बेसिकली, मैं पहला सवाल आपकी खिदमत पेश करता हूँ और ये मैं नाम एक फ़र्द का ले रहा हूँ, हनी बलोच, इसके अलावा तौकीर, नासिर और अम्मार अहमद और एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने एक ही सवाल किया है। वो सवाल ये है कि ये बताइए कि बाई स्टैंडर्ड्स को मारना, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड मेकिंग पीपल्स लाइफ मिजरेबल इज़ व्हाट यू कॉल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ये तो जो लोग ऐसा करते हैं इश्क रसूल के नाम पर, उनको अपने हशर का ख्याल करना चाहिए, क़यामत के रोज़ उन पर क्या गुजरेगी। जुमे के दिन जो लाहौर कराची में जो हुआ मैं तो तसव्वुर करता हूँ कि कहाँ भुगता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने के नाम पर हम रसूलुल्लाह की हदायत के मुताबिक एहतजाज करेंगे ना, या अपने नुक्ता नज़र का आज़ार करेंगे, वायलेट तो नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि अपने ही मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाना, लूटना, ये हमारे मुल्क में ऐसा हुआ क्यों है? आप देखिए आमतौर पर मुजाहरे होते हैं, जुलूस निकलते हैं, लोग बसों को आग लगाते हैं, प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। उनके तस्वीरें उनकी बन रही होती हैं, कैमरों में उनकी शक्लें मौजूद होती हैं, कोई मुकदमे नहीं चलते।
अब ये लोग पकड़े गए हैं जी। होना ये चाहिए कि इनको सजा दी जाए। एक दफा सजा मिलेगी तो फिर पता चलेगा कि ये जुर्म है, इसका इर्तिकाब नहीं करना चाहिए, ये मजाक नहीं है। तो जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है उन्होंने अपनी दुनिया भी खराब की है, अपनी उकबा भी खराब की है। हसन जैदी साहब है हमारे साथ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम हसन जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुझे शमी साहब, ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, आपकी दुआ है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे शमी साहब, मुझसे आपसे एक सवाल पूछना ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी। बहुत अच्छी बात है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी यही उसूल थे। लेकिन मुझे आपसे सवाल पूछना है कि एक केस था मेहरान बैंक स्कैंडल का। मेहरान बैंक स्कैंडल के अंदर एक कमेंट्स पास हुए कि जनाब कुछ चीजें उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो गायब हो गए थे। तो पता चला कि जस्टिस साकिब निसार जो कि इस वक्त जस्टिस हैं वो उस जमाने में सेक्रेटरी कानून थे, तो वो गायब हो गया। अब वहां पे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब जब ये रिटायर होंगे तो ये जो है कि ना अदालत में पेश होंगे। तो ये दोहरा मियार क्यों है ये? देखिए, जो कुछ आप फरमा रहे हैं उसमें कई मुखालते पाए जाते हैं। पहली बात तो ये कि कल परवेज अशरफ साहब जो है अदालत में पेश नहीं होंगे, उनको इस्तिस्ना मिल चुका है जी, अदालत में हाजिरी से मुस्तस्ना है। दूसरी बात यह है कि कोई भी शख्स सेक्रेटरी कानून हो तो जो सरकारी दस्तावेजात हैं उसकी जाती तहवील में नहीं होती, वो सरकारी तौर पर महफूज होती हैं और उसके बाद जो सेक्रेटरी आता है फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी आता है वो उसको महफूज रखता है। तो साकिब निसार साहब अगर सेक्रेटरी थे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दस्तावेजात घर ले गए हैं या उनकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी थी। जो लोग आज उस मनसब पर बैठे हुए हैं उनके पास वो दस्तावेजात होनी चाहिए। एक स्टेट का सिस्टम है, ये स्टेट का सिस्टम है, ये जाती मामला नहीं है, इसको आप उस तरह न लें। और वो दस्तावेजात हुकूमत को हासिल करनी चाहिए और पेश करनी चाहिए। अच्छा शामी साहब, एक फेसबुक की तरफ चलता हूँ और एसएमएस जो मुझे इस हवाले से सबसे ज्यादा मौसूल हुए हैं और ईमेल्स, और इन सब लोगों ने ये कहा है जी कि हम बाइकआउट करें। इन्होंने इस पे जोर दिया है कि आप बाइकआउट को इंडोर्स करें कि आप बाइकआउट करें अमेरिकन मसनूआत का। पहली बात तो देखिए, एक बात, ये जो कुछ हुआ है, गुस्ताखाना जो फिल्म बनाई गई है वो चंद अफराद का फेल है। ठीक है, यानी अमेरिकी हुकूमत ने, हिलरी क्लिंटन ने और खुद ओबामा ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है और बड़ी वाज़े अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे अमेरिका का ये इक़दाम है या अमेरिका की ये सरकारी पॉलिसी है। मेरी बात किसी को नागवार भी गुजरे, लेकिन ये बात वही है जो मैंने कहनी है, जो हकीकत है। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम बाइकाट का ऐलान करेंगे, कोई मशरूबात का बाइकाट कर दें, किसी बर्गर का बाइकाट कर दें, तो वो तो सारे लोग जो ये काम चलाने वाले हैं वो तो पाकिस्तानी है, वो अमेरिकन की तो फ्रेंचाइज है उनके पास। ठीक है, वो पाकिस्तानी है, उनका पैसा लगा हुआ है, वो बिजनेस कर रहे हैं अपना। और फिर साथ ही ये कि उन मसनूआत ने इसमें कोई रोल अदा नहीं किया। अगर वो जिम्मेदार होती तो यकीनन कार्रवाई करते। और फिर अगर अमेरिका में और यूरोप में पाकिस्तान की मसनूआत का बाइकाट शुरू हो जाए तो हमारी एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी, हमारी तो इकोनॉमी का भट्टा बैठ, तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे, हमारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमें जो भी काम करना है तदब्बर से करना है, अक्ल से करना है, हिकमत से करना है, एक बात। और दूसरी बात मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, ये OIC की सतह पर करना है। OIC को आप ये अपनी प्रपोजल्स भेज दें और हुकूमत पाकिस्तान इजलास बुलाए, बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं, और वहां ये चीज डिस्कस हो। जो चीज तय होगी मुश्तरका तौर पर उसका कोई असर होगा ना। बिल्कुल, मैं अपने मोहल्ले में बैठ के कैसे कर दूंगा ये सारे काम। नजर हयात साहब है भेरा से। जी अस्सलाम वालेकुम नजर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। ये शामी साहब, हाँ जी फरमाएं। ये करना है। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजर साहब, आप टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें तो बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू हो जाएगी। जो मुल्क में तोड़ फोड़ हुई, इसके बारे में किसी सियासतदान ने या किसी उलमा-ए-किराम ने कुछ नहीं कहा। क्या हम इस्लाम इजाजत देता है कि हम लोग ये जो कर रहे थे इस्लाम के बारे में किसी उलमा-ए-किराम ने? जी नजर साहब, ये बात मजम्मत की गई है
सियासी रहनुमा ने भी मजम्मत की है, मजहबी रहनुमा ने की है। मैं समझता हूं कि जो लोग जुलूस निकालने की अपील करते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं, उन पर लाजिम है कि वो जिम्मेदारी भी लें जी। अगर अमनो अमान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो जुलूस ना निकालें। जैन साहब हैं स्पेन से जी। अस्सलाम वालेकुम जैन साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। मेरा सवाल शामी साहब से है कि रहमान मलिक साहब हर दफा कहते हैं मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन हैं कराची में अभी तक टारगेट किलिंग नहीं रुकी। तो जी। दूसरा सवाल उनके साथ ये है कि आइन में लिखा है 62 और 63 में कि पार्लियामेंट में कोई बंदा नहीं बैठ सकता। अगर सेनेट पार्लियामेंट से बाहर है जी तो ठीक है, अगर पार्लियामेंट के अंदर है तो फिर वो वहां पे भी नहीं बैठ सकता जी सर। ओ भाई, सेनेट तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है और आप पुरानी तारीख में तबसरा कर रहे हैं। उनका तो रेफरेंस हो चुका है, वो सेनेट के चेयरमैन को उसको फैसला करना है और इलेक्शन कमीशन भी उनके दर पे है। शाहजाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।